एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञानश्री। सो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड असेसमेंट का क्लास। ये यूनिट नंबर 7 का फर्स्ट क्लास है जिसमें हम देखेंगे पूरे सिलेबस को। सो गाइज, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हमारा जो ये पूरा कोर्स चल रहा है दिसंबर के सेशन के लिए, आप अगर इसको ज्वाइन करना चाहें तो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जिस तरह की ये पीपीटीज हैं, इसी से रिलेटेड हम लाइव क्लासेस करते हैं और पूरा डिटेल में कोर्स होता है। तो आज से स्टार्ट करते हैं पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड असेसमेंट। ये काफ़ी इजी और इम्पोर्टेंट यूनिट है क्योंकि ये जो पूरी की पूरी यूनिट है, ये इस बार जो आपका सिलेबस चेंज हुआ है उसमें पहली बार इंट्रोड्यूस हुई है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सिलेबस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो इस यूनिट का सिलेबस है उसमें आपका पेडागोजी एंड एंड्रागोजी दो चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेडागोजी का असेसमेंट और एंड्रागोजी का असेसमेंट। तो इस यूनिट को सिलेबस में 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सो ये जो 4 पार्ट हैं जिसमें पेडागोजी, एंड्रागोजी और दोनों का ही असेसमेंट, बस इतना सा सिलेबस है, इसको हम देखेंगे आज के क्लास में। सो देखते हैं पेडागोजी का मीनिंग क्या है। गाइस, पेडागोजी इज एन आर्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग की जो कला है, जो आर्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेडागोजी बोलते हैं, शिक्षण शास्त्र बोलते हैं हिंदी में। एंड सेकेंड पॉइंट है, इट इज एसेंशियली अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव टीचिंग। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पेडागोजी क्या है कि एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें एक सम्मिश्रण है, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा? नॉलेज, स्किल्स, और वो नॉलेज और स्किल जो हमें चाहिए इफेक्टिव टीचिंग को करने के लिए। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको जो इंटेलिजेंट होते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन वो अच्छा टीच नहीं कर पाते हैं। क्यों टीच नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनको नहीं पता है हाउ टू टीच। तो जो टीचिंग का आर्ट है कि किस तरह से आपको बच्चे को पढ़ाना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? पेडागोजी बोलते हैं। और अपनी टीचिंग को हम किस तरह से इफेक्टिव बना सकते हैं और उसमें किस तरह की नॉलेज चाहिए, किस तरह की स्किल्स चाहिए हमें अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? पेडागोजी बोलते हैं। द मोर ट्रेडिशनल डेफिनेशंस डिस्क्राइब पेडागोजी एज, तो जो बहुत ही पुरानी डेफिनेशन है ट्रेडिशनल, उसमें क्या कहा गया कि पेडागोजी आइदर द साइंस थ्योरी और आर्ट प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग that makes a difference in the intellectual and social environment of students। जो बच्चे हैं उनके इंटेलेक्चुअल और उनका जो बौद्धिक और जो उनका भौतिक तरीके सामाजिक विकास है, उसको हम कैसे कर सकते हैं, उसको आप कैसे और बेटर बना सकते हैं, ये किससे रिलेटेड है? पेडागोजी से रिलेटेड है। तो अब देखते हैं कि टीचिंग पेडागोजी क्या होता है। जब हम टीचिंग में पेडागोजी का क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो शिक्षा में क्या, टीचिंग में जो आप शिक्षण कर रहे हैं उसमें पेडागोजी का क्या रोल रहता है या किस तरह का है यहाँ पे, तो इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक स्पोर्ट्स, कल्चरल इवेंट्स एंड इनिशिएटेड टू द स्टूडेंट। ठीक है, कि बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं, ये सब भी पेडागोजी में आएंगे। प्रमोट एंड प्रोवाइड फिजियोथेरापी सर्विस टू रूरल पॉपुलेशन बाय ऑर्गेनाइज कैंप्स। बहुत सारे कैंप हम लगाते हैं जिससे जो बहुत दूर दूर के लोग हैं उनको इस तरह का ट्रीटमेंट दे सकें। इंटरेक्टिव क्लासेस, क्लासरूम सेशंस यूजिंग ब्लैक बोर्ड एंड ऑडियो विजुअल एड्स, जो भी हम अच्छे से क्लासेस को ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें हम अलग अलग तरह के ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करके टीचिंग करते हैं। ठीक है, किसी विशेष ग्रुप का जो केस स्टडी करते हैं, डिस्कशन करते हैं, सेमिनार करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, ये भी सब आपका टीचिंग पेडागोजी में आता है। सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, ये भी आपके पेडागोजी में आते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फैकल्टी, आप किस तरह से फैकल्टी जो है, आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो एजुकेटर हैं, उनको आप किस तरह से उनका डेवलपमेंट करते हैं। यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर ई लर्निंग, ठीक है, आप किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं ई लर्निंग के लिए। सेल्फ लर्निंग प्रैक्टिस लर्निंग एंड क्लिनिकल एक्सपोजर फैसिलिटीज़ बाय द फैकल्टी। तो जो भी आप अपने लिए सेल्फ लर्निंग के लिए यूज़ करते हैं, आप जैसे आपने कोई बुक पढ़ा है और उस बुक से आपको पता चला है, आपको नई नॉलेज मिली है, नया स्किल मिला है, तो वो भी आपका आएगा। प्रैक्टिकल करते हैं, कोई लर्निंग करते हैं, ये सारे के सारे आपके यहाँ आएंगे। एम्फेसिस ऑन क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, तो यहाँ पे हम
जो आपके डिसीजन लेना, किसी समस्या का समाधान करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। एंड लास्ट है हमारा क्लिनिकल ट्रेनिंग इन हाईली स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। ठीक है, क्लिनिकल ट्रेनिंग मतलब क्लिनिकल का मतलब आप समझ सकते हैं जो प्रैक्टिकल रूप से जो दिया जाता है। तो हाईली, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का स्पेशलाइजेशन, तो जो हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, तो ये सारे के सारे आपकी किस में आती है, टीचिंग पेडागोजी में आएगा। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेडागोजी। सो अब देखते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है पेडागोजी के। तो अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि हमने ये समझ लिया कि क्या कंसेप्ट है, इसके साथ आप देखेंगे कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेडागोजी, पेडागोजी की क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे पहली विशेषता है, पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है आपका टीचर्स कंसेप्ट ऑफ द लर्नर इज दैट ऑफ अ डिपेंडेंट पर्सनैलिटी। तो जो टीचर का कंसेप्ट है वो क्या है कि टीचर के ऊपर लर्नर एक डिपेंडेंट होता है पर्सन। जैसे आप लोग मेरे ऊपर सपोज डिपेंडेंट हैं कि मैं आपको पढ़ाऊँ, या आपका कोई भी टीचर है उसके ऊपर आप डिपेंड करते हैं। सो द ओनली रोल ऑफ द लर्नर इज दैट ऑफ सबमिसिवली कैरिंग आउट द टीचर्स डायरेक्शन। तो जो हमारे ऊपर लर्नर डिपेंडेंट होते हैं, हम उनको टीचर्स क्या करते हैं, एक सही डायरेक्शन देते हैं, जिससे उसको पता चलेगा कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है। सेकंड पॉइंट है द लर्नर्स एक्सपीरियंस इज ऑफ लिटिल वर्थ एज अ रिसोर्सेज फॉर लर्निंग। तो जो लर्नर है, जो बच्चा, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए हम पेडागोजी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो छोटे बच्चों के लिए क्या है कि वहाँ पे लर्नर का जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत कम होता है। तो यहाँ पे लर्निंग के रिसोर्सेज के रूप में हम बहुत ज़्यादा उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, तब हमको यहाँ पे पेडागोजी का ज़रूरत पड़ता है। एंड लर्नर्स बिकम रेडी टू लर्न व्हाट द टीचर्स टेल देम दे मस्ट लर्न इफ दे वांट टू पास एंड गेट प्रमोटेड। अगर कोई बच्चा छोटा है, उसको आप पढ़ाना चाहते हैं, जहाँ एंड्रागोजी एडल्ट से रिलेटेड है, वही पेडागोजी छोटे बच्चों से रिलेटेड है। तो छोटे बच्चे के साथ क्या है कि उसको पास करना है एग्जाम को, तो वो सारा का सारा उसका फोकस किस पे रहता है, पास करने पे रहता है। और प्रमोशन के लिए, जैसे मान लीजिए कि एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट हो रहा है, तो इस सब पे उसका फोकस रहता है। तो यहाँ पे रेडीनेस टू लर्न इज लार्जली अ फंक्शन ऑफ एज। तो यहाँ पे बच्चों के अंदर रेडीनेस होती है सीखने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि अगर सीखेंगे नहीं तो हम पास नहीं हो सकते हैं। सो लर्नर हैव अ सब्जेक्ट सेंटर। तो यहाँ पे लर्नर क्या है, एक सब्जेक्ट सेंटर ओरिएंटेशन टू लर्निंग एंड सी लर्निंग एज एक्वायरिंग सब्जेक्ट मैटर कंटेंट। तो यहाँ पे जो हम सब्जेक्ट कंसेंट ओरिएंटेशन को अपनाते हैं, जिसमें हम सब्जेक्ट को सेंटर में रखते हैं, क्योंकि क्लासेस में हमको सब्जेक्ट ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर और जो कंटेंट है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। सो पेडागोजी, अब दूसरा टॉपिक है हमारा नेक्स्ट कि पेडागोजिकल एनालिसिस क्या होती है। तो यहाँ पे हमारे सामने एक चार्ट सा है जिसमें लिखा है पेडागोजिकल एनालिसिस। तो पेडागोजिकल एनालिसिस को हिंदी में बोलते हैं, हिंदी वाले जान लीजिएगा कि पेडागोजी को जहाँ पे हम बोलते हैं शिक्षण शास्त्र, वहीं एनालिसिस को हम बोलते हैं विश्लेषण करना। यानी कि शिक्षण शास्त्र का शिक्षण शास्त्र संबंधी विश्लेषण, यानी कैसे हम इसको एनालिसिस करें, कैसे इसका विश्लेषण करें। तो ये दो शब्दों से मिलके बना है। पहला शब्द है पेडागोजी एंड सेकेंड शब्द है यहाँ पे एनालिसिस। तो पेडागोजी का मतलब क्या है, साइंस ऑफ टीचिंग, शिक्षण की का विज्ञान, कैसे हम बच्चों को पढ़ाएं। और एनालिसिस का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को ब्रेकिंग डाउन अ कॉम्प्लेक्स, है ना, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एनालिसिस। जैसे मान लीजिए ये आप लोगो देख रहे हैं, तो अगर इस लोगों का आप एनालिसिस कीजिए, तो एनालिसिस करके आप पहले लेटर्स गिन के बताएंगे कितने हैं। ठीक है, कितना इसमें एस आया, कितना ए आया, ये डायग्राम का मतलब क्या है, ये बुक का मतलब क्या है, ये हैंड का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये आपने क्या कर दिया, कॉम्प्लेक्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके। तो एनालिसिस करना यानी कि जो हमारा पेडागोजी है उसका एनालिसिस करना। सो पेडागोजी एनालिसिस होता क्या है, इसको डिटेल में थोड़ा देखते हैं। एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग और सेपरेटिंग अ थिंग्स इनटू इट्स स्मॉलर पार्ट। तो ध्यान रखेंगे, पहले एनालिसिस आता है, उसके बाद हमेशा सिंथेसिस आता है ना, जहां हम चीजों को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ते हैं एनालिसिस में, वही सिंथेसिस यानी कि जो हम चीजों को संश्लेषण करते हैं। ठीक है, हिंदी में संश्लेषण बोलते हैं। तो छोटे छोटे पार्ट्स को हम आपस में मिला के संश्लेषण कर लेते हैं, और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना क्या है, एनालिसिस है। ये
आपको पढ़ना भी है आगे। तो एनालिसिस अ प्रोसेस, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम चीज़ों को अलग अलग पार्ट्स में बांटते हैं, छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट्स, जो कोई एलिमेंट्स हो सकते हैं, कोई कंस्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं, कोई मटेरियल हो सकता है, एनीथिंग। अब हम कैसे इन स्मॉलर पार्ट्स को डिवाइड करते हैं? तो इनको बांटने के लिए वी कैन ब्रेक द कंटेंट ऑफ द कोर्स इन अ सब्जेक्ट इनटू इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मेजर एंड माइनर। हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि आप एनालिसिस कर दीजिए कि मेरे ग्रुप में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं। तो आप ग्रुप बनाएंगे, एक तरफ मेल लिखेंगे और एक तरफ फीमेल लिखेंगे। अगर मेरे पास सपोज 100 स्टूडेंट हैं और आपसे कहा इनका एनालिसिस करके बताइए कि मेरे पास मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, ठीक है। तो आप लोगों से पूछेंगे और पूछने के बाद आप मेल और फीमेल के कॉलम में यहाँ लिख देंगे कि मेरे पास 50 मेल है और 50 फीमेल है। तो ये जो आपने लिखा, यानी कि हम इसको 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, इसको मेजर और माइनर कर सकते हैं। यानी कि बड़ा ग्रुप किसका है, सपोज मेरे पास 80 मेल होते और सिर्फ 20 फीमेल होती, तो हम कहते हैं मेजोरिटी किसकी है, मेल्स की है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाता कि हम मेजर कंसेप्ट में बांट सकते हैं, यूनिट्स में बांट सकते हैं, सेक्शन में बांट सकते हैं, सब सेक्शन में बांट सकते हैं। अब सेक्शन और सब सेक्शन का यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि मुझे पढ़ाना है यूजीसी नेट, तो यूजीसी नेट एक बड़ा कंसेप्ट हो गया। अब यूजीसी नेट में 2 पेपर हैं, पेपर 1 है और पेपर 2 है, ठीक है। अब पेपर 1 में 10 यूनिट्स हैं एंड पेपर 2 में 10 यूनिट्स हैं। तो हमने इनको क्या किया, 2 बड़े बड़े पार्ट्स में डिवाइड किया। अब हर यूनिट को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। तो अब इन छोटे छोटे पार्ट्स को भी हमने क्या किया, सब सेक्शंस में बांट दिया। सेक्शन ए, यूनिट 1 का सेक्शन ए, अभी यूनिट 7 का आप सब सेक्शन ए पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने मटेरियल को, सब्जेक्ट्स को एनालिसिस करके छोटे छोटे टॉपिक्स, छोटे छोटे सेक्शन, सब सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। सो बाय कैरिंग आउट अ प्रोसेस ऑफ कंटेंट एनालिसिस, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कंटेंट का हमने क्या किया, एनालिसिस किया। द एनालिसिस ऑफ गिवन कंटेंट मटेरियल इन एनी सब्जेक्ट, एनी टॉपिक कैरिड आउट वेल इन द स्पिरिट ऑफ साइंस ऑफ टीचिंग इज नोन बाय द टर्म पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ द कंटेंट। तो इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, पेडागोजिकल एनालिसिस या शिक्षण शास्त्र का विश्लेषण, जिसमें हम देखते हैं जो भी मटेरियल है पढ़ाने के लिए, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जो भी टीचिंग हो रहा है, उस टीचिंग को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे कंटेंट में हम एनालिसिस करके बता देंगे। तो इसको हम बोलते हैं पेडागोजिकल एनालिसिस। स्टेजेस कौन सी होती हैं, कौन से चरण होते हैं जिसमें हम किसी भी कंटेंट का या किसी भी स्किल या नॉलेज किसी का भी अगर एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कंटेंट शब्द जोड़ दिया तो यहाँ कंटेंट का एनालिसिस कर रहे हैं। या अगर किसी पर्सन का करोगे तो वो आपकी जिस भी चीज़ का करेंगे, ठीक है। सो गाइज, पहला यहाँ पे स्टेज होता है कंटेंट को एनालिसिस करना। तो पेडागोजिकल एनालिसिस में पहला टर्म क्या है कि हम जो भी हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं टीचिंग में, तो उसका हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। इसके बाद फ्रेमिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट, तो जो भी आप अनुदेशन के उद्देश्य हैं, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिससे आप बच्चे को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा क्या है, मैं PDF में आपको जो नोट्स दे रही हूँ वो क्या है, आपके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हो गए, मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। मैंने आपको नोट्स बना के दे दी और आपसे कहा इनको लर्न कर लीजिए, तो वो क्या है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो उनको हम क्या करते हैं, पहले फ्रेम करते हैं। फ्रेम करने के बाद मतलब हम उसको एक फ्रेम में बना लेते हैं। फिर मेथड्स और टेक्निक्स, क्या टेक्निक्स, क्या मेथड यूज किया जा रहा है, ठीक है। आप बच्चे को नोट्स देके पढ़ा रहे हैं, PPT से पढ़ा रहे हैं, लाइव पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, सो क्या मेथड्स या क्या टेक्निक आप यूज कर रहे हैं। देन लास्ट में आता है एप्रोप्रिएट एवोल्यूशन डिवाइसेस। तो जो भी एप्रोप्रिएट का मतलब होता है कि जो भी ज़रूरी है, ठीक है, जो जिस तरह की डिवाइस की ज़रूरत होती है एवोल्यूशन करने में, उस तरह की डिवाइस का मूल्यांकन के लिए हम यूज़ करते हैं। डिवाइस में क्या हो सकता है, इंटरव्यू लेना है, एग्ज़ाम लेना है, ठीक है, या फिर आपको टेस्ट लेने हैं, यूनिट टेस्ट लेने हैं, फुल टेस्ट लेने हैं, समेटिव एवोल्यूशन करना है, फॉर्मेटिव करना है। तो ये एवोल्यूशन का टॉपिक बाद में पढ़ेंगे, तब बहुत सारे पीयर एवोल्यूशन होता है, एक्सटर्नल कोई आता है वो आपका एग्जाम लेता है, प्रैक्टिकल होते हैं, थ्योरी का टेस्ट होता है, बहुत डिफरेंट टाइप के इवैल्यूएशन डिवाइसेस होते हैं। रिविक्स होता है आपका, है ना, रिविक्स मैट्रिक्स होता है, पोर्टफोलियो होता है। इन पे सब पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे जिस तरह की डिवाइस का हमको ज़रूरत होती है वैसा हम कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं।
कंटेंट एनालिसिस, पहले का सब्जेक्ट देख लेंगे, उस कंटेंट देख लेंगे, उसके बाद हम उसको जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स उनको फ्रेम कर लेंगे, फिर मेथड या टेक्निक क्या यूज़ हो रहेंगी, और उसके बाद हम उसका डिवाइसेस इवैल्यूएशन डिवाइस यूज़ करके पेडागोजिकल एनालिसिस करते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरा आपको एनालिसिस करना है, तो देखिए अप्लाइड मोड, आप मेरा एग्जाम्पल ज़रूरी नहीं है, यही आप अपना भी एग्जाम्पल कोई यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको एनालिसिस करना है मेरे कंटेंट, मेरा एनालिसिस करना है, तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि मैंने जो आपको नोट्स दिया वो कंटेंट कैसा है, क्या वो यूजफुल है एग्जाम के लिए। अगर है तो ये स्टेज क्रॉस। दूसरा स्टेज क्या है कि आपने फ्रेमिंग किया कि जो भी यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए थे वो कैसे हैं, ऑब्जेक्टिव्स ठीक हैं या नहीं है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि मैं जो मेथड से, जो टेक्निक से पढ़ा रही हूँ वो यूजफुल है या नहीं है। देन फिर आप देखेंगे जो भी इवैल्यूएशन डिवाइसेस। अब मेरा डिवाइस यहाँ पे क्या है कि यूजीसी जो टेस्ट कंडक्ट करेगा वो मेरे लिए एक तरीके से इवैल्यूएशन डिवाइस होगा मेरे बच्चों के लिए। तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ का एनालिसिस कर सकते हैं। अब चूंकि हम यहाँ पे पेडागोजिकल एनालिसिस करें तो हमारे लिए यहाँ पे ये 4 स्टेज होंगी। इसके बाद देखते हैं कि क्रिटिकल पेडागोजी होता है वो क्या होता है। क्रिटिकल जो शब्द है गाइज, इसका हिंदी में मतलब होता है आलोचना करना। ठीक है, मैं अगर आप कहूँ कि प्लीज क्रिटिसाइज करिए, ठीक है। आप देखते होंगे कि जो भी कोई मूवी जब रिलीज होता है तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह के रिव्यू देते हैं, आप अखबार में पढ़ेंगे। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये मूवी अच्छी है या खराब है, तो वो मैं अपने व्यू से बताती हूँ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना ये क्रिटिसिज्म किया गया है इस मूवी को, ये क्रिटिक्स के आए हैं रिव्यू, यानी कि वो लोग जो अच्छाई भी बताएंगे और जो बुराई भी बताएंगे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल या आलोचनात्मक। यानी कि आलोचना, तो आलोचना सिर्फ बुरी नहीं की जाती, अच्छाई और बुराई दोनों होता है उसमें। ठीक है, तो क्रिटिकल पेडागोजी क्या है, आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र क्या है, इसकी बात करते हैं। सो क्रिटिकल जो पेडागोजी है, ये क्रिटिकल पेडागोजी is a philosophy of education and social movement that combines education with critical theory first described by Paulo Freire। ठीक है, आप जिन लोगों ने यूनिट 1 पढ़ा है फिलॉसफी में मुझसे, तो उनको याद होगा कि जो पाउलो फेरी, आपकी एक नई राइटर ऐड हुई है इसमें आपकी एजुकेशनल फिलॉसफी में। तो फिलॉसफी में जो पाउलो फेरी थी, उन्होंने इसके बारे में पहली बार बताया था। ठीक है, ये क्या है कि ये सोशल और एजुकेशन दो चीज़ें, दो मूवमेंट्स को आप मिला दीजिए, उन मूवमेंट्स के बाद ये थ्योरी डेवलप हुई है। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आंदोलन, मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है, मूवमेंट, आंदोलन। जैसे किसी भी चीज़, कोई काम हो रहा है, जैसे फीमेल्स को पता चला है कि हर फीमेल को क्या करना है, पर्दे में रहना है। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो अब बहुत सारी फीमेल कुछ टाइम बाद मिलेंगी और वो कहेंगी कि नहीं, हम काम करने जाते हैं तो हम पर्दा नहीं कर सकते, तो उनको प्रॉब्लम होगी। तो वो सारे मिलके क्या कर देंगे, मूवमेंट कर देंगे। तो इस तरह का मूवमेंट क्या होगा, सोशल मूवमेंट होगा। और एजुकेशन, अब एजुकेशन, अब इसका क्या रिलेशन है कि फीमेल्स क्या कर रही हैं, काम, और वो काम में कहाँ जाती हैं, फैक्ट्रीज में काम करने जाती हैं या बड़े बड़े ऑफिसेज में काम करने जाती हैं, शहर से बहुत दूर जाती हैं। तो अब वो काम उनको क्यों मिला है, क्योंकि उन्होंने ऐसी एजुकेशन पाई है। और एजुकेशन हमेशा ये सिखाती है कि जो भी बुरी चीज़ें हैं उनको छोड़िए और नई और अच्छी चीज़ों को अपनाइए। तो एजुकेशन और सोशल मूवमेंट का आपस में एक रिलेशन होता है। सो मूवमेंट दैट कंबाइंस एजुकेशन विद क्रिटिकल थ्योरी। तो जो क्रिटिकल थ्योरी है वो एजुकेशन और सोशल दोनों मूवमेंट्स को मिला के बनी। सो इसको पहली बार पाउलो फेब्री ने डिस्क्राइब किया। इट हैज सिंस बीन डेवलप्ड बाई हेनरी गेरेक्स एंड अदर्स एज पैरिक्स। तो इसके बाद इसको और डेवलप किया गया था, वो दो हेनरी और इनका दोनों का नाम आप ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है। सो ओरिएंटेड educational movement guided by passion and principle to help student develop consciousness of freedom, recognize authorization tendencies and connect knowledge to power and the ability to take constructive action। तो जो एजुकेशन है, एजुकेशन का काम क्या है कि आप चीज़ों को समझें, आपकी जो चेतना है, जो आपका कॉन्शियसनेस है, उसको जगाए। ठीक है, जरूरी नहीं है जो आप लाइफ में करते आए वो सही है, आपको सही और गलत का फर्क बताए। जो भी टेंडेंसीज
चली आ रही हैं, जैसे टेंडेंसी सपोज चली आ रही है कि गर्ल्स को एजुकेशन नहीं लेना है, ये टेंडेंसी है आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे, तो इस टेंडेंसी को कौन ख़त्म करेगा, कौन आपको फ्रीडम देगा, एजुकेशन देगी। तो इस तरह की जो एबिलिटी है, जो पावर है, जो कंस्ट्रक्टिव यानी कि पूरी तरह से आपने एक एक्शन लिया है, तो वो सब कहाँ आता है, वो सब का सब क्रिटिकल पैडागॉजी से रिलेटेड होता है। सो क्रिटिकल पैडागॉजी इज अ टीचिंग अप्रोच। तो ये क्या है, एक अप्रोच है टीचिंग में। किस तरह की अप्रोच है, जो विच अटेम्प्ट्स टू हेल्प स्टूडेंट क्वेश्चन एंड चैलेंज डोमिनेशन। अब मान लीजिए मैंने आपको पढ़ाया, पैडागॉजी का मतलब क्या है, पढ़ाना, एक कि कैसे पढ़ाना चाहिए, ठीक है, मैंने अपना सारा एफर्ट डाल के पढ़ा दिया, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कैसे स्किल, कैसे नॉलेज का यूज़ करूं, कैसे इफेक्टिव तरीके से पढ़ाऊं, मैंने पढ़ा दिया, लेकिन फिर भी आपकी समझ नहीं आया, तो स्टूडेंट को वहाँ पे चुप नहीं कराना है, उनको करना है कि आप पूछिए, आप क्वेश्चन पूछिए, जितना जब तक आपकी क्वेरीज ख़त्म नहीं हो जाती हैं, जब तक आप चैलेंजेस देते रहिए मुझे। तो इस तरह का जो इन्वायरमेंट है, जहाँ पे हम बच्चों को एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ भी उनके अंदर डेवलप कर रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें, क्वेश्चंस पूछ सकें, तो इस तरह का जो शिक्षण शास्त्र है, यानी इवन आप मुझे क्रिटिसाइज कर सकें, अगर मुझ में कोई कमी है, मुझे में प्रॉब्लम है, मेरी टीचिंग में प्रॉब्लम है, तो आप मुझे क्रिटिसाइज कर सकें, मेरी आलोचना कर सकें, तो यही क्रिटिकल पैडागॉजी है। एंड आप करिए उसमें, और उससे बहुत इम्प्रूवमेंट होता है ना। अगर आप मुझे और कमियां बताते हैं तो उससे इम्प्रूवमेंट होता है। ऐसे मैं आपको भी बताती हूँ, आप मुझे बताएंगे, तभी हम एक बहुत डेमोक्रेटिक लाइफ जीते हैं आजकल। सो इट ट्राइज टू हेल्प स्टूडेंट बिकम क्रिटिकली कॉन्शियस। तो यहाँ पे इस तरह की पैडागॉजी में हम सिर्फ पैडागॉजी नहीं, टीचिंग क्या है, एक आर्ट है या साइंस है या फिर शिक्षण की कला विज्ञान, जिसमें हमने बस बच्चे को पढ़ा दिया, इफेक्टिव तरीके से हमारा काम खत्म नहीं। अब ऐसा नहीं है। क्रिटिकल पैडागॉजी का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि अपने स्टूडेंट्स को हमें क्रिटिकली कॉन्शियस बनाना है, कि वो उनकी जो चेतना है उसमें आलोचना, जैसे कोई भी गवर्नमेंट का सपोज स्कीम आया, तो आपने कहा, अरे आंखें बंद करके आप नहीं कह सकते कि वो अच्छा है या खराब है। आप स्कीम को पढ़ेंगे, आप देखेंगे इसका अप्लाइड मोड क्या है, इसका प्रैक्टिकल मोड क्या है, इसका सक्सेस क्या है, इसका फेलियर क्या है। तो आपने जब इस तरह से चीज़ों को सोचा तो वो क्या हो गया, क्रिटिकली कॉन्शियसनेस, यानी कि जो आपने आलोचना जो आपकी चेतना है वो किसी चीज़ की अच्छाई और बुराई दोनों को देख सकती है। नीड ऑफ क्रिटिकल पैडागॉजी। जब पैडागॉजी ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें क्रिटिकल पैडागॉजी की क्यों ज़रूरत है, क्या उसकी आवश्यकता है। तो यहाँ पे क्रिटिकल पैडागॉजी जो है ये ट्राई टू ब्रिंग चेंजेस टू एजुकेशन। देखिए चेंज बहुत ज़रूरी है ना, तो हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। तो क्रिटिकल पैडागॉजी का काम क्या है कि वो चीज़ों को कैसे चेंज किया जाए, इस एजुकेशन में कैसे चेंज लाया जाए। जो भी पैटर्न चल रहा है, देखिए एक टाइम था कि नेट की भी ज़रूरत नहीं होती थी, लोगों का बस इंटरव्यू होता था और वो प्रोफेसर बन जाते थे। फिर थोड़ी टाइम बाद वो पीएचडी करने लगे, जो लोग, उनको बना दिया जाता था। अब नेट होना चाहिए, फिर पीएचडी भी चाहिए, धीरे धीरे रूल्स बदल रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है। तो क्या हम वही पुरातन वही चीज़ें चला सकते हैं जो पहले से चली आ रही? नहीं, क्योंकि चेंज चाहिए एजुकेशन में। सो दिस पैडागॉजी मेथड ऑफ एजुकेशन इज टू एम्पावर स्टूडेंट एंड हेल्प देमसेल्फ, कि वो खुद की हेल्प कैसे कर सकें, वो मेथड्स ऑफ जो एजुकेशन के हैं उनको कैसे समझ सकें, खुद को कैसे एम्पावर कर सकें, तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पैडागॉजी। के लिए हमें इसकी नीड है। द एम इज टू लिबरेट स्टूडेंट फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, तो जो भी ऑपरेशंस हैं, जो भी उनके एम हैं, उनको वो किस तरह से पा सकें। स्टडीज ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ठीक है, थ्योरी और प्रैक्टिस का क्या रिलेशन है, इसकी जो स्टडी करना है, इसके रिलेशन की जो स्टडी करना है, वो भी क्रिटिकल पैडागॉजी है। जैसे आपने बीएड में थ्योरी पढ़ा और उसका आपने लाइफ में जब प्रैक्टिस किया तो आपने पढ़ा नहीं पाया, तो ये माना जाएगा कि जो थ्योरी थी, जो आपको थ्योरी कराया गया वहाँ पे, वो एकदम से बेकार था, क्योंकि उसने आपको टीच कर ही नहीं पाया। तो इस तरह के रिलेशन की स्टडी करना भी क्रिटिकल पैडागॉजी है। स्टडीज ऑन द प्रैक्टिस ओरिएंटेड टीचर्स एजुकेशन अक्रॉस वेरियस कंटेस्ट। तो गैस प्रैक्टिस शब्द का मतलब होता है हिंदी में बेसिकली अभ्यास।
है ना, जो बार बार प्रैक्टिस। ओरिएंटेड का मतलब होता है जो करना चाहता है उसकी तरफ उन्मुख, यानी कि अभ्यास करने के लिए उन्मुख जो पर्सन है। तो जो प्रैक्टिस ओरिएंटेड है, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट है वो और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहता है, या कोई टीचर है वो और ज़्यादा चीज़ों को सीखना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है और उसको गाइड कैसे करना है, तो इन सारी चीज़ों की भी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पेडागोजी के अंतर्गत ही इसकी नीड हमको आएगी। 6 पॉइंट है यहाँ पे, स्टडीज ऑन क्रिटिकल मीडिया लिटरेसी। ठीक है, जो क्रिटिकल मीडिया है उसका लिटरेसी क्या है। द इंटेंट ऑफ क्रिटिकल पैडागोजी इज टू कंट्रीब्यूट टू मोर सोशली जस्ट वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो सिर्फ कहने से नहीं बल्कि क्रिटिकल पेडागोजी ये भी देखता है कि जो सोशल वर्ड है उसमें किस तरह से हम इसको और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सोशल जस्टिस द अटेनमेंट ऑफ इक्वलिटी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो समाज में किस तरह से समानता लाई जाए, वहाँ इसके लिए ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मान लीजिए फीमेल्स को घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है, एजुकेशन की परमिशन नहीं है, तो इस तरह से समाज में कभी इक्वलिटी नहीं आएगा। तो समानता लाने के लिए हमें आलोचनात्मक बनना ही पड़ता है। सो क्रिटिकल पेडागोजी इज बेस्ड ऑन द क्रिटिकल सोशल थ्योरी। ये सोशल जो थ्योरीज हैं, क्रिटिकल सोशल थ्योरी है, उनके ऊपर बेस्ड है। लेबोरेटरी एजुकेशन, फेमिनिस्ट पेडागोजी, ठीक है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म। ठीक है, ये जो टर्म है, जैसे फेमिनिस्ट पेडागोजी है, फेमिनिस्ट पेडागोजी का मतलब क्या है कि जो फीमेल्स के लिए बात करें, जो ज़्यादातर फीमेल्स को उनके राइट्स कैसे दिलाए जाएं। देखिए, अगर कोई पर्सन मेल है और वो जनरल क्लास का है तो उसके लिए आप देखेंगे कहीं पे भी कोई बात नहीं की जा रही है। लेकिन जो लोग डिप्रिवेट हैं या जो लोग कैसे हैं कि जिन वंचित समूह हैं, चाहे वो फीमेल्स हों, चाहे वो SC ST OBC वर्ग के लोग हों, ट्राइबल एरिया के लोग हैं, या वो लोग जो किसी भी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, तो हमेशा इस तरह के लोगों की ही बात की जाती है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि हम उनको सबको एक इक्वल राइट्स देना चाहते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी सोशल साइंस में थ्योरीज मिलेंगी। तो यहाँ पे इसमें से कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे फेमिनिस्ट पेडागोजी है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, ठीक है, आपका पोस्ट कॉलोनियलिज्म है। ठीक है, ये सारे एक सोशल टर्म्स हैं, तो इनके ऊपर बेस करती है ये थ्योरी। 10 पॉइंट है, द इंटेंट ऑफ क्रिटिकल पेडागोजी इज टू emancipate student world view and engage them in ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन एक्शन, ट्रांसफॉर्मेशनल सोशल एक्शन। ठीक है, आजकल देख रहे हैं आपकी कि जो स्टूडेंट है वो वर्ल्ड व्यू की किस तरह से हम यहाँ पे चीज़ों के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ किस तरह से अपने आप को एंगेज कर सकें। पूरा सब आज एक ग्लोबल वर्ल्ड भी सारे एक आपस में कनेक्टेड हैं, तो वहाँ पे हमें क्रिटिकल पेडागोजी का यूज़ होता है। इम्प्लीकेशन इन टीचर एजुकेशन, अब टीचर एजुकेशन में इसका क्या इम्प्लीकेशन है, क्या ज़रूरत क्या है हमें। तो ऑल एजुकेशन इनहेरेंटली पॉलिटिकल एंड ऑल पेडागोजी मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस कंडीशन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप एजुकेशन लेते हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो पॉलिसीज़ या प्लानिंग चल रही होती है उससे रिलेटेड है। तो हमें हर कंडीशन से क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। द सोशल एंड एजुकेशन विजन ऑफ इनजस्टिस एंड इक्वलिटी शुड ग्राउंडेड ऑल एजुकेशन। तो यहाँ पे हम किस तरह से जो इनजस्टिस है उसको जस्टिस में बदल सकें, इक्वलिटी है तो इक्वलिटी को कैसे बनाए रखें कि आपस में सभी को ग्राउंड लेवल पे हम सभी को एक लेवल पे ला सकें। तो इस सब के पीछे एजुकेशन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल होता है। सो इस इश्यूज ऑफ रेसेस, देखिए मैंने यही कहा था, रेस है ना, क्लास, जेंडर, रिलीजन, फिजिकल एबिलिटी, ये सब डोमेन जो हैं वो कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं आपके सोशल मूवमेंट से, और इन्हीं को कैसे ख़त्म किया जाए, है ना, कैसे जेंडर को लेके आपने देखा होगा फीमेल्स को कम सैलरी मिलती है एक ही काम के लिए, रिलीजन की प्रॉब्लम है, फिजिकल जो लोग हैं डिसेबल हैं उनको किस तरह से मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए एजुकेशन में क्रिटिकल पेडागोजी का इम्प्लीकेशन है। द alleviation of oppressions and human suffering is a key
डायमेंशन ऑफ एजुकेशनल पर्पस। ठीक है, तो सफरिंग है, मैन कौन है, सारी एजुकेशन में मैन पर्सन कौन है, ह्यूमन है। ठीक है, तो उसको की डायमेंशन है, ये सबसे मेन है, और उसका एजुकेशनल जो पर्पस है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है क्रिटिकल पैडागॉजी की। एंड नेक्स्ट है 5th, स्कूल मस्ट नॉट हर्ट स्टूडेंट, गुड स्कूल डोंट ब्लेम स्टूडेंट फॉर देयर फेलियर्स। ठीक है, अब हम बच्चे को, जैसे मान लीजिए आप लोग फेल हुए, कोई सॉरी मान लीजिए कोई और, आप नहीं हो सकते, कोई भी अगर कभी फेल होता है, ठीक है, तो फेल हुआ और अगर मैंने ये कह दिया कि मैंने तो बहुत अच्छा पढ़ाया था, ये बच्चे की गलती है कि वो फेल हुआ, तो इस तरह की अप्रोच अब नहीं चल सकती। तो जो अच्छे स्कूल्स हैं, जो अच्छे टीचर्स हैं, वो बच्चे को ही सिर्फ ब्लेम नहीं करते हैं, वो खुद को भी ब्लेम करते हैं कि शायद कहीं ना कहीं मैंने अच्छे से नहीं पढ़ाया हो। तो जो फेलियर ऑफ स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं फेलियर ऑफ टीचर भी है। इस तरह की जो अप्रोच है वहाँ पे हम क्रिटिकल पैडागॉजी की बात करते हैं। 6th है हमारा पॉइंट, ऑल पोजीशंस इंक्लूडिंग द क्रिटिकल पैडागॉजी इटसेल्फ मस्ट बी प्रॉब्लमाइज्ड एंड क्वेश्चनाइज्ड। ठीक है, तो कुल मिला के क्रिटिकल पैडागॉजी में किस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किस तरह से आप क्वेश्चंस करते हैं, इससे रिलेटेड है। एजुकेशन मस्ट बोथ प्रमोट इमेंसिपेटर चेंज एंड द कल्टिवेशन ऑफ द इंटेलेक्ट। तो शिक्षा का काम क्या है कि जो लोग बौद्धिक रूप से कल्टीवेशन करना है, ऐसे लोगों को पैदा करना जो लोग बौद्धिक रूप से बहुत सक्षम हैं, जो चेंज ला सकें। सो दीज गोल शुड नेवर बी कॉन्फ्लिक्ट, दे शुड बी सिनर्जेटिक। मान लीजिए कि हमने क्या किया कि हमारे पास ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो हमने कहा उसी को मान लिया, गलत पढ़ा दिया तो गलत को मान लिया। ठीक है, अगर हमने उनसे कैसा भी काम करा लिया, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कम पढ़ाएं तो भी खुश हैं, नहीं पढ़ाएं तो भी और खुश हैं। तो इस तरह की सोच अगर होगी तो हम चेंज नहीं ला सकते। तो हमें कैसे स्टूडेंट का कल्टीवेशन करना है, कल्टीवेशन का मतलब होता है उगाना। तो ऐसे कैसे स्टूडेंट हमको चाहिए जो बौद्धिक रूप से, इंटेलेक्चुअल रूप से बहुत ही ज़्यादा सक्षम हो, जो चेंज ला सकें, जो हमारे एजुकेशन के गोल्स हैं उनको पूरा कर सकें। 8th पॉइंट है द पॉलिटिक्स ऑफ द politics of knowledge and the issue of epistemology are central to understanding the way power operates in educational institution to perpetuate privilege and subjugate the marginalized। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल नॉलेज है, ठीक है, और जो इश्यूज हैं किसके, एपिस्टोमोलॉजी के। तो एपिस्टोमोलॉजी को बोलते हैं ज्ञान मीमांसा, ने सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है। तो यहाँ पे आर सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग द वे पावर ऑपरेट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसके क्या प्रिविलेज हैं, ठीक है, क्या सब्जेक्ट हैं, क्या उसका मार्जिनलाइज्ड है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मान लीजिए कि हमें बच्चे को समझाना है और बच्चे को पढ़ना है, ये एक मेजर पार्ट है कि आपको टीच करना है, बच्चे को पढ़ना है। तो जो पावर है वो कैसे ऑपरेट होती है, उसका वे क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वो किस तरह से ऑपरेट की जाती है। प्रिंसिपल, टीचर्स, मैनेजर, स्टूडेंट, किसको कितने राइट्स मिले हुए हैं, कितना किसका कौन कितना क्या कर रहा है, टीचर्स को कितनी पावर है, कितनी फ्रीडम दी गई है उनको करिकुलम को बनाने के लिए, कितनी वो अच्छी तरह से अपनी टीच कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस होके भी आती हैं। सो एजुकेशन ऑफ्टन रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट एंड द नीड्स ऑफ न्यू मोड्स ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड एम्पायर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन जो है ये इसके इंटरेस्ट एंड नीड से रिलेटेड है। सो 10th है हमारा, सच डायनेमिक्स मस्ट बी एक्सपोज्ड, अंडरस्टैंड एंड एक्टेड अपॉन अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल ट्रांसफॉर्मेटिव प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं या जो अभ्यास करना चाहते हैं, तो एजुकेशन आज के टाइम पे कैसा है, बहुत ही डायनामिक है, गत्यात्मक है। तो यहाँ पे चीज़ों को हम कैसे एक्ट करते हैं, कैसे उसको अंडरस्टैंड करते हैं और कैसे उसको क्रिटिकली ट्रांसफॉर्मेटिव करते हैं। ठीक है, तो ये सारे की सारी जगहों पे हमें क्या होता है, इम्प्लीकेशन है टीचर एजुकेशन में क्रिटिकल पैडागॉजी का। ठीक है, तो इम्प्लीकेशन का बेसिकली हिंदी में जो मतलब है कि अध्यापक शिक्षा में इसका निहित अर्थ, यानी कि आप जो टीचर एजुकेशन है उसमें हम इसको किस तरह से लेते हैं। सो ओके गाइज, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे लेवल ऑफ टीचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट।